So greetings to all of you. Welcome to Imbibe Achieve Defense Exams YouTube चैनल। दोपहर के 2 बज चुके हैं। हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार सेशन के साथ। तो कौन कौन लाइव आ चुका है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। और जितने लोग चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सके। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार एम्बाइब अचीव डिफेंस पर। और मुझे ये जरूर बता दीजिएगा कि ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर है या नहीं है, ताकि क्लास को स्टार्ट करने में बिल्कुल भी हम देरी ना करें। ठीक है बच्चों। तो जैसा कि आप जानते हैं भाई, हमारी जो सीरीज चल रही है जिसका नाम है पराक्रम बैच। देखो बेटा, हमारे 2 बैचेस चल रहे हैं। जो बच्चे सीडीएस ओटीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा पराक्रम बैच चल रहा है, और जो बच्चे हमारे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम बैच चला रहे हैं जिसका नाम है बच्चों सिकंदर बैच। तो यहाँ पर क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं सीडीएस की, तो सीडीएस पर बेटा हमारे बैच का नाम है पराक्रम बैच। ठीक है। सो पराक्रम बैच आप जानते हैं, और सीडीएस में मैं तैयारी करा रहा हूं आपके इंडियन पॉलिटी की। हफ्ते में 3 क्लासेस मैं लेता हूं, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। सो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे हफ्ते में मैं 3 क्लास लेता हूँ। और यहाँ पर मैं 2 बार क्लासेस लेता हूँ तीनों दिन में। एक देखता हूँ मैं क्लास दोपहर को 2 बजे और एक शाम को 7 बजे। दोनों में फर्क क्या है समझो। 7 बजे की क्लास जो है वो एम्बाइब के ऐप पर होती है और 2 बजे क्लास यूट्यूब पर होती है। तो क्या फर्क है? तब भी एक फर्क है। यूट्यूब पर जो क्लास होती है बेटा उसमें हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, मतलब हम थ्योरी को पढ़ते हैं। जबकि 7 बजे वाली क्लास में मैं 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको। इंडियन पॉलिटी के पिछले 10 साल में जितने क्वेश्चन आए ना बेटा सारे करा रहा हूँ। 300 से ज्यादा क्वेश्चन पिछले 10 साल में पॉलिटी से पूछे गए हैं। और अगर आपने उतना भी कर लिया ना, तो सच बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर को करके आपको पूरा अंदाजा हो जाता है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं राइट टू इक्वालिटी, जिसे हम बेटा कहते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार मतलब इक्वालिटी। देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने तराजू बना रखा है और बिल्कुल बराबर है। समानता का अधिकार, आज ये एक छोटा कंसेप्ट है जिसको हम समझने वाले हैं। और समानता का अधिकार आप जानते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 में बताया गया। सो आज मैं आपको 5 आर्टिकल बताने वाला हूँ, 14, 15, 16, 17, 18। लास्ट क्लास में फ्राइडे को मैंने आपको आर्टिकल 20 और 21 भी पढ़ाया था। आज 14, 15, 16, 17, 18 पढ़ाऊंगा। मतलब ये सारे वो आर्टिकल हैं जो सबसे ज्यादा आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो सब लोग आ जाओ और कमेंट करके बताओ यार, ताकि मुझे मालूम चले। तो आप देखिएगा आज हम क्या करने वाले हैं बेटा। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। अभी तक अगर सबसे पहले मैं अपने बारे में आप लोग को बता दूं, मेरा नाम कासिम अंसारी है। इस समय बेटा मेरा एक्सपीरियंस 14 साल हो चुका है। मैं वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स हूं जो जनरल स्टडीज पढ़ाता हूं, डिफेंस एसएससी के बच्चों को पढ़ाता हूं। 2 लाख से ज्यादा बच्चों को मैं ट्रेन कर चुका हूं। और अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे टॉपर्स जो हमारे हैं वो भी हमारे पढ़ाए हुए आपको जरूर मिलेंगे। इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने एम्बाइब की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो जरूर डाउनलोड करिए। एक तो बेटा एम्बाइब की ऐप है जो एम्बाइब लर्निंग ऐप है, और एक रिवॉल्यूशनरी ऐप है आप लोगों के लिए, एम्बाइब लेंस ऐप। ये बड़ी शानदार ऐप है। दुनिया में कोई भी चीज को आप स्कैन कर सकते हैं, उसका 3D मॉडल देख सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। बड़ी शानदार ऐप है। ये दोनों ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगी और एप्पल स्टोर पर भी मिलेंगी। आराम से जाइए डाउनलोड करिए और कहते हैं ना मजे लीजिए। कहते हैं कि अगर आप भारत में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मैंडेटरी ऐप है, आपके पास होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। भाई हमारा टेलीग्राम चैनल से अगर अभी तक तुम लोग नहीं जुड़े हो तो बहुत गलत बात है। ठीक है। तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ना उससे जुड़ना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, क्योंकि भाई अपडेट्स, नोटिफिकेशन, पीडीएफ सब टेलीग्राम पर मिलते हैं। और टेलीग्राम चैनल का नाम है एम्बाइब अचीव डिफेंस। एम्बाइब अचीव डिफेंस, ये बेटा हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है। इसके साथ जुड़ो, अपडेट्स, नोटिफिकेशन, पीडीएफ सब मिलेंगे। प्लस आप हमसे व्हाट्सएप पर जो है ना सीधे
व्हाट्सएप पर सीधे अपने डाउट्स का रेजोल्यूशन कर सकते हैं। इन सब चीजों का लिंक जो है बेटा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, डू चेक इट आउट, ठीक है। उसके अलावा एम्बाइब के फीचर्स आप देख सकते हैं। एम्बाइब पर एक चीज में आपको कहते हैं ना, हर एक चीज मिलती है। हजारों वीडियोस देख सकते हो, लाखों क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, हजारों मॉक टेस्ट दे सकते हो, अपनी अचीव जर्नी बना सकते हो, अडैप्टिव प्रैक्टिस दे सकते हो, अपना मॉक टेस्ट खुद क्रिएट कर सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो एम्बाइब पर। आप एक बार आइए और इसे जरूर देखिए, ठीक है। और ये हमारा शेड्यूल है, आप देख सकते हैं भाई सीडीएस का शेड्यूल कैसा है। यूट्यूब का शेड्यूल देखो, सुबह 7 बजे क्लास शुरू हो जाती है और 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक क्लास होती है। मतलब हम 3 बजे क्लास यूट्यूब पे खत्म कर देते हैं और उसके बाद 3 बजे क्लास आपकी ऐप पर शुरू हो जाती है और 3 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ऐप पर क्लास होती है। तो भाई साहब लगातार क्लासेस आपके लिए होती हैं, सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। मतलब हम दिन के 14 घंटे तक आपको पढ़ाते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप उसमें से जो पढ़ना है वो पढ़िए। मतलब जो आपके काम का है, हमने तो आपको पूरा बूफे दे दिया है। अब उस बूफे में जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं, ठीक है बच्चों, आगे मिलते हैं। तो मैं सबसे पहले, आपको मालूम है क्या करता हूं, मैं 3 क्वेश्चन करता हूं। 3 क्वेश्चन करने से मुझे मालूम चलता है कि जरा क्लास की हालात कैसी है, जरा समझें भाई। कमेंट कर लो जल्दी से सब लोग, मुझे कमेंट करके बता दो कौन कौन आया है, ठीक है। हाँ जी। तो चलिए जरा हम 3 क्वेश्चन करते हैं हमेशा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा ये, इफ इंडियन सिटीजन इज डिनाइड अ पब्लिक ऑफिस बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज डिनाइड टू हिम? जल्दी बताओ भाई। अगर किसी भारतीय नागरिक को, कोई भारतीय नागरिक है और उसे जो है उसके धर्म के आधार पर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, तो ये कौन से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, या राइट टू इक्वालिटी है? किरणजीत बहुत बढ़िया, बिल्कुल गलत जवाब है बेटा किरणजीत। बेटा समझो, अगर किसी व्यक्ति को हमारे देश में उसके धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है, इसका मतलब है बेटा ये हमारा आर्टिकल नंबर 15 का वायलेशन है। और आर्टिकल नंबर 15 किसका हिस्सा है? राइट टू इक्वालिटी का हिस्सा है मेरे बच्चों। तो आर्टिकल 15 राइट टू इक्वालिटी का हिस्सा है। राइट आंसर विल बी डी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी? तो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत हमारे देश में छुआछूत पे रोक लगाई गई है, अनटचेबिलिटी पे रोक लगाई? जल्दी बताओ भैया, छुआछूत पे रोक, जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। छुआछूत पे, बहुत बढ़िया। लेकिन किरणजीत आंसर गलत है बेटा। छुआछूत पे रोक जो है आर्टिकल नंबर 17 में बताया गया है मेरे बच्चों। अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत, आर्टिकल 17। कोई बात नहीं किरणजीत, अच्छी बात मुझे आपकी ये लगती है कि आप जवाब दे रहे हैं। गलत हो रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन जवाब दे रहे हैं। अभी आपको पढ़ाएंगे सब, ठीक है। प्रशांत साहब आ जाइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है, आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू ऑल पर्संस लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑल सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया, ऑल पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, ऑल पर्सन नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल। ये क्वेश्चन का जवाब दो भाई। तो राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 है ना, जो गारंटी किया गया है, किसको किया गया है? फास्ट भाई। हमारे संविधान में इक्वालिटी की जब बात होती है ना, तो बेटा उसमें जो है लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत की टेरिटरी में जितने लोग रहते हैं सबके लिए है। राइट आंसर इज ए। बहुत अच्छे। तो ये हो गया भैया हमारा डन, ठीक है। तो ये हमारा बेटा डन हो गया। 3 क्वेश्चन कर लिए और मुझे ये मालूम चल गया कि बहुत अच्छी हालात नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं। राइट टू इक्वालिटी। देखो बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको उस दिन भी कहा, हमेशा कहता हूँ कि भारतीय संविधान के भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 में। और 12 से 35 का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि एग्जाम में ज्यादातर
आर्टिकल 14 से 22 तक ज्यादा पूछे जाते हैं, 12, 13, 33, 34, 35 ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको सारे कराऊंगा जो जरूरी है। तो आज बेटा हम राइट टू इक्वालिटी करेंगे और आर्टिकल 14 पढ़ेंगे, 15 पढ़ेंगे, 16 पढ़ेंगे, 17 पढ़ेंगे और 18 पढ़ेंगे और इनकी बारीकियों को समझेंगे। बेटा नोट्स बना लेना किरणजीत, प्रशांत और कौन कौन आया है, जो भी आया है नोट्स बनाना तो बहुत इजी होगा। ठीक है, अब देखो बेटा सबसे पहले आता है आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है, जल्दी बताओ। कोई मुझे बता सकता है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 क्या कहता है? बेटा आर्टिकल नंबर 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ध्यान से समझना मेरे बच्चों, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इसको बहुत ध्यान से समझना मेरे बच्चों, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विशु आ जाइए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। समझो बेटा, इस आर्टिकल के दो पार्ट्स हैं। पहला है मेरे बच्चों इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। अभी इतना ही समझो, आगे का छोड़ दो, आगे को समझना ही नहीं है हमें, सिवाय इतना समझना है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। देखो बेटा इस आर्टिकल के तहत ये बताया गया है कि कानून के सामने व्यक्ति बराबर होता है। कानून के सामने कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, कोई लड़का नहीं, कोई लड़की नहीं, कोई प्रभावशाली नहीं, कोई आम आदमी नहीं, कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर होता है। इसीलिए आप देखेंगे कानून के आग में पट्टी बांध दी गई है। आप कहते हैं कानून अंधा है, बेटा कानून अंधा नहीं है। कानून के आगे पट्टी इसलिए बांधी गई है ताकि कानून ये नहीं देखता कि उसके समक्ष जो लोग खड़े हैं वो कौन है। भाई समझो, मैं सड़क चलते एक इंसान को थप्पड़ मार दूं, एक आईएएस ऑफिसर को थप्पड़ मार दूं, या गॉड फॉरबिडन मैं देश के राष्ट्रपति को एक थप्पड़ मार दूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप आम आदमी को थप्पड़ मारिए, एक आईएएस ऑफिसर को मारिए, चाहे राष्ट्रपति को मार दीजिए, सजा आपको वही मिलेगी जो एक थप्पड़ मारने की सजा है। ये नहीं है कि आपने भैया राष्ट्रपति को थप्पड़ मार दिया तो आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। आप सुप्रीम कोर्ट के जज को भी थप्पड़ मार देंगे तो सजा वही है जो थप्पड़ मारने की सजा है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष हर व्यक्ति बराबर होता है। कानून को ये मतलब नहीं उसके सामने कौन खड़ा है, इसीलिए कानून के आंख में पट्टी बांध दी गई। हालांकि ये सब चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूं ये काल्पनिक भी हो सकती है, एनीवेज, लेकिन इसमें भी बेटा एक्सेप्शन है। ये एग्जाम में आपके पूछा गया है, सीडीएस का क्वेश्चन ही है। इसमें भी एक्सेप्शन है दो लोगों के लिए, इसमें दो लोगों के लिए एक्सेप्शन है। पहला है बेटा मेरे भारत के राष्ट्रपति का, भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का यहां पर एक्सेप्शन है। और दूसरे नंबर पे यहां पर एक्सेप्शन दिया गया है गवर्नर ऑफ द स्टेट्स। भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल, इन दोनों को एक्सेप्शन दिया गया है आर्टिकल नंबर 361 के तहत। आर्टिकल नंबर 361 के तहत इन दो लोगों को एक्सेप्शन है, मतलब इनके लिए इक्वालिटी बिफोर लॉ वैलिडेट नहीं होती। भाई अगर भारत के राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की आज हत्या कर दें, अगर मान लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति आज किसी व्यक्ति की हत्या भी कर देते हैं ना बेटा, तो उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं चल सकता। आपराधिक मामला तो छोड़िए, आप भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ भारत के किसी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। आप भारत के राष्ट्रपति को किसी क्रिमिनल मैटर में कोर्ट ऑफ लॉ में पेश नहीं कर सकते बेटा। सिविल मैटर में कर सकते हैं, जैसे बीवी के साथ झगड़ा हो गया तो डाइवोर्स का मैटर हो सकता है, बच्चे का एडॉप्शन केस चल सकता है, लेकिन उस मामले में भी 60 दिन का बेटा नोटिस जारी करना पड़ेगा, तब वो कोर्ट ऑफ लॉ में पेश होता है। सड़क चलता आदमी नहीं है कि आप राष्ट्रपति को उठाकर बेटा कोर्ट ऑफ लॉ में पेश कर दीजिए।
समझ रहे हो? तो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, लेकिन हमारे देश में दो लोगों को नहीं है, राष्ट्रपति और गवर्नर। मतलब अगर ये कुछ करते हैं, इनके ऊपर वो केस नहीं चल सकता, लेकिन तब तक नहीं चल सकता जब तक ये अपने पद पर हैं, ये याद रखिएगा। पद से हटने के बाद केस चलेगा, कोई परेशानी नहीं है। जब तक पद पर हैं, जब तक नहीं चलेगा। तो समझ में आई बेटा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता है, कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर होता है। अब समझो, तुम्हें एक बड़ी अच्छी चीज बताता हूं मैं। अगर हमारे देश में कहानी यहाँ पे रुक जाती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अब कहानी क्या है समझो। हमारे देश में मेन परेशानी की जो जड़ है ना बेटा, वो ये है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये है हमारे देश में परेशानी की मेन जड़। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे देश में 20 साल केस चलता है, वो उसी वजह से चलता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के समक्ष बराबर समानता। भाई देखो, कानून, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका मतलब है कानून द्वारा सबको बराबर संरक्षण। देखो बेटा, कानून हर व्यक्ति की प्रोटेक्शन भी करता है। भाई कई बार बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर, एक इंसान ने अपराध किया किया सर, उस इंसान ने पुलिस थाने में जाके सरेंडर कर दिया सर, उस इंसान को कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया गया सर, उस इंसान ने जज के सामने खुलेआम बोला कि हाँ मैंने अपराध किया है, तो सर जज उसे तुरंत सजा क्यों नहीं सुना देते हैं, 5 साल बाद क्यों सुनाते हैं? क्योंकि बेटा हमारे देश में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, कानून के द्वारा सबको बराबर संरक्षण। कानून ये जाने बगैर किसी व्यक्ति को सजा नहीं दे सकता कि भाई साहब अपराध के पीछे मोटिव क्या था, अपराध के पीछे रीजन क्या था, अपराध के पीछे सरकमस्टेंसेस क्या थे। तो मोटिव ऑफ द क्राइम जाने बगैर किसी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती है। अब आप लोग की एक कंफ्यूजन मैं दूर करता हूं, एक बात बताना, फट से आंसर देना कि हमारे देश में मर्डर करने पर कौन सी धारा लगती है? जल्दी बनाओ, फास्ट, जल्दी से जल्दी, फास्ट। हमारे देश में मर्डर करने पे कौन सी धारा लगती है, जल्दी बताओ। बचपन से टीवी पे देखते आ रहे हो भाई साहब, मर्डर करने पर हमारे देश में एक ही धारा लगती है, टीवी बोलते हैं ना जज साहब, धारा 302 के तहत कैदे बामुशक्कत की सजा सुनाई जाती है ना, जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। बहुत शाबाश विशु, यही आंसर मैं चाह रहा था आपसे। लेकिन बेटा हमारे देश में याद रखिएगा, मर्डर सिर्फ 302 में नहीं है, बहुत सारी धाराओं में होता है। चलिए आज मैं आपको समझाता हूं, देखो। सबसे पहले आती है आईपीसी की धारा 300, इसे कहते हैं अनइंटेंशनल डेथ। मतलब आपका इंटेंशन था नहीं, गलती से किसी इंसान की मौत हो गई। भाई आप सड़क पर जा रहे थे, गलती से किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो भी तो मौत है। लेकिन ये अनइंटेंशनल मर्डर है बेटा, मेरा इंटेंशन थोड़ी ना था हत्या करने का, वो तो गलती से हो गया। आईपीसी की धारा 301, इसे कहते हैं मेरे बच्चों ट्रांसफर ऑफ मर्डर। मारने किसी और को गए थे, निपट कोई और गया, है ना। इसीलिए कहते हैं मुंह पे मास्क वास्क लगा के मत टहला करिए भाई साहब, ठीक है। मारने किसी को गए थे, कोई और निपट गया, आईपीसी की धारा 301। आईपीसी की धारा 302, इसे कहते हैं बेटा इंटेंशनल मर्डर, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, समझो। मतलब कि मुझे किसी की हत्या करनी थी, पहले मैंने उसके लिए प्लानिंग करी, फिर मैंने भाई साहब उस पैसा इकट्ठा किया, फिर मैंने बंदूक खरीदा, फिर मैंने उस इंसान की रेकी करी, 4 दिन उसका पीछा किया, और जिस दिन अकेला पाया घेर के मार दिया। इसे कहते हैं कोल्ड ब्लडेड क्राइम। समझ लो बेटा, ये है 302। मतलब कि हत्या का इरादा था और मैंने हत्या की। बेटा ये इंटेंशन समझो ना, इंटेंशन ऑफ द क्राइम हमारे देश में बहुत ज्यादा जरूरी है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। भाई साहब, अब आपकी बहन को किसी ने छेड़ दिया या उसके साथ कुछ गलत हुआ, आपने उसको बचाने के लिए किसी की हत्या करी है, तो वो अलग चीज है मेरे भाई। समझ रहे हो? तो ये समझिए 302 है बेटा, इसे कहते हैं बिल्कुल इंटेंशनल मर्डर। अभी आपको एग्जांपल से बताऊंगा। आईपीसी की धारा 303, पुलिस कस्टडी में अगर किसी की मौत हो जाए तो इसे कहते हैं आईपीसी की धारा 303। ठीक है, हाँ जी। 304, इसके तो दो सेक्शन हैं, एक है 304 ए और एक है 304 बी। 304 ए क्या है?
304 ए का मतलब होता है डेथ कॉज ड्यू टू नेग्लिजेंस, किसी की लापरवाही की वजह से किसी की मौत होना। बेटा दारू पी के गाड़ी चला रहे हो, ये क्या है? नेग्लिजेंस है भाई साहब, मौत हो सकती है किसी की। 304 बी, इसे कहते हैं डाउरी डेथ, किसी लड़की को दहेज के लिए जला के मार देना, 304 बी। आईपीसी की धारा 306, किसी व्यक्ति को आत्मदाह करने के लिए उकसाना, है ना? कोई आप किसी को उकसा रहे हो कि जाके आत्महत्या कर ले, इसे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। आईपीसी की धारा 309, आत्महत्या की कोशिश करना। आईपीसी की धारा 313, किसी महिला का उसके बच्चे का अबॉर्शन करा देना बिना महिला की सहमति के। एक महिला चाहे तो अपने बच्चे का अबॉर्शन करा सकती है, लेकिन महिला की इच्छा के बगैर उसके बच्चे का अबॉर्शन कराना आईपीसी 313 बेटा इक्विवेलेंट टू मर्डर है। समझ में आई? तो भाई कितने सारी धाराएं हैं मर्डर की। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमारे देश में बचा लेता है। चलिए आपको एक बड़ा अच्छा केस बताता हूं। आप लोगों ने सुना होगा सन 1980 कानपुर देहात बहमई गांव, इस महिला का नाम किसने किसने सुना है? यस बोलना बस। क्लास अच्छी लग रही है तो भाई साहब एक बार लाइक बटन दबा देना। इस महिला का नाम किसने किसने सुना है, जल्दी बताओ। सन 1980 कानपुर देहात बहमई गांव, ये महिला है जिनका नाम है फूलन देवी। गांव में घुसती हैं, 22 राजपूतों को घर से बाहर निकालती हैं और एक साथ गोली मार देती। उसके कुछ साल बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके सरेंडर कर देती हैं, कहती हैं सब 20 राजपूतों ने मेरा बलात्कार किया था, मैंने 22 की हत्या की है, अब आपको जो करना है कर लीजिए। भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बात बताओ कि भाई एक महिला का 20 लोग बलात्कार करेंगे तो उस महिला के पास रिवेंज के अलावा और क्या ऑप्शन है? वो तो भैया ये करेगी। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फूलन देवी की पूरी सजा माफ कर दी थी भाई साहब। आगे चल के फूलन देवी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई थी समाजवादी पार्टी से, लोकसभा सीट मिर्जापुर से। मिर्जापुर लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी बेटा। बाद में एक राजपूत व्यक्ति थे शेर सिंह राणा साहब, उन्होंने इनकी हत्या कर दी 2001 में। तो फूलन देवी बेटा, इन्होंने, तो हमारे देश में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है बेटा, इसका बहुत ध्यान दिया जाता है कि अपराध क्यों हुआ। और हमारे देश में इसीलिए क्या होता है, जो बड़े वकील होते हैं ना, राम जेठमलानी और ये बहुत बड़े बड़े वकील, ये क्या कहते हैं कि अपराध करने के बाद भी हम लोगों को बचा लेते हैं। क्यों बचा लेते हैं? इसीलिए तो बचा लेते हैं, वो कोर्ट में साबित कर देते हैं कि सब इंटेंशन नहीं था हत्या का, वो तो गलती से हो गई हत्या साहब। ये निर्भया गैंगरेप केस में जो उनके वकील थे एपी सिंह, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा कि साहब वो तो हमारा जो क्लाइंट थे, ये 5 लड़के हैं तो बेचारे शरीफ बच्चे हैं, इनका इंटेंशन हत्या करने का तो थोड़ी ना था, वो तो बलात्कार का इंटेंशन था और हत्या तो गलती से हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम चलती बस से लड़की को फेंक देते हो और कहते हो कि इंटेंशन हत्या का नहीं था, हम कैसे मान लेंगे? तो इंटेंशन ऑफ द क्राइम साबित होना बहुत जरूरी है, और बड़े वकील क्या करते हैं, कोर्ट में इंटेंशन साबित करके इंसान को बचा लेते हैं। ये है फ्लॉज। अब आप सऊदी चले जाइए, इराक चले जाइए, वहां पर क्या है बेटा, इक्वालिटी बिफोर लॉ है। सऊदी में कहा गया कि अपराध गलती से होता है, लापरवाही से होता है, इंटेंशन से होता है, हमें उससे मतलब नहीं। अपराध अपराध, भैया अपराध गलती से हुआ है, कैसे हुआ, हमें उससे मतलब नहीं है, अपराध अपराध है। और इसीलिए वहां पर एक कंसेप्ट चलता है कि भैया अगर आपने किसी की हत्या की है तो आपकी भी खोपड़ी काटी जाएगी। एन आई फॉर एन आई, सिंपल फंडा है, क्योंकि वहां इक्वालिटी बिफोर लॉ है, वहां इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो मेरे बच्चों? तो जब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ही नहीं तो वो करे क्या? क्योंकि वहां का कानून इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अलाउ ही नहीं करता है मेरे बच्चों। तो व्हेन देयर इज नो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, बात समझ में आई? समझ में आ रहा है तो यार जरा एक बार लाइक बटन जरूर दबाओ। फास्ट।
चलिए आज आपको मैं एक बड़ा ऐतिहासिक केस बताता हूँ। क्या किसी ने इस केस के बारे में सुना है? क्या किसी ने इस केस के बारे में सुना है? द वर्ल्ड फेमस रेहाना रेहाना जब्बारी केस ऑफ 2007। रेहाना जब्बारी केस किसी ने सुना है बेटा 2007 का? जल्दी बताओ। द रेहाना जब्बारी केस, रेहाना जब्बारी केस ऑफ 2007, द वर्ल्ड फेमस केस ऑफ ईरान। ये एक लड़की है बेटा, एक इंटीरियर डिजाइनर है ईरान में। इस लड़की के पास एक दिन एक फोन आता है एक आदमी का कि आप हमारे ऑफिस आइए, आपसे कुछ काम। ये लड़की वहां पहुंचती है और वो आदमी इस लड़की के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कोशिश करता है। डाइनिंग टेबल पे एक चाकू पड़ा था, ये उठाती है और मार देती है और उस आदमी की मौत हो जाती है। अब इस लड़की के ऊपर केस चलता है। अब ईरान का कानून कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसको जेल में डाल दिया जाता है और इसको फांसी की सजा सुनाई जाती है। अब इस बात को लेकर के भाई साहब पूरी दुनिया में विरोध होता है, यूनाइटेड नेशंस और बड़े बड़े एक्टिविस्ट खड़े हो जाते हैं कि भैया इसको फांसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस महिला ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने आप को सेल्फ डिफेंस करने के लिए उस आदमी की हत्या की। लेकिन ईरान का कानून ये अलाउ ही नहीं करता है। और सन 2011 में ईरान के एक सेंट्रल जेल में इस लड़की को फांसी दे दी गई। इस बात का बहुत विरोध हुआ। तो समझ में आ रहा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो हमारे देश में इंटेंशन के बिना, मोटिव के बिना, रीजन के बिना, सरकमस्टांसेस के बिना किसी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती। और वो इंटेंशन, मोटिव्स, रीजन जानने में बेटा दसियों साल निकल जाए। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थम्स अप बाय एवरीवन। यार मजा आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। अब मेरे ख्याल से आपको आर्टिकल 14 पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। आज के बाद इसमें कोई डाउट रहेगा नहीं। मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आपको आर्टिकल 14 में कोई डाउट रहेगा। मजा आया कि नहीं आया, बस इतना बताओ मुझे। शाबाश। नेक्स्ट आर्टिकल 15। आप छोटे छोटे हैं, अभी देखिए, अभी पूरी कहानी आपको समझाएंगे, मजा आ जाएगा आपको। आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है मेरे बच्चों, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of religion, caste, color, gender and place of birth। भैया किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, समुदाय, रंग, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। भाई किसी भी व्यक्ति से उसके धर्म, जाति, समुदाय, रंग, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भाई मान लो कि यूपीएससी ने सीडीएस 1 2024 का नोटिफिकेशन निकाला। अब यूपीएससी ने कहा कि भैया जितने भी भारत में हिंदू बच्चे हैं वही फॉर्म भर सकते हैं, बाकी नहीं भर सकते। इसका मतलब भैया ये आर्टिकल 15 का वायलेशन है, नहीं कर सकते। यूपीएससी ने कहा कि सिर्फ जनरल कास्ट वाले फॉर्म भर सकते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी नहीं भर सकते, नहीं कर सकते भैया, ये कास्ट के आधार पर भेदभाव है। भाई यूपीएससी ने कहा इस बार सिर्फ गोरे बच्चे फॉर्म भरेंगे, काले बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते, ये रंग के आधार पर भेदभाव है। यूपीएससी ने कहा कि सर इस साल सिर्फ पुरुष फॉर्म भरेंगे, महिलाएं फॉर्म नहीं भरेंगी, जेंडर के आधार पर है। यूपीएससी ने कहा कि भैया सिर्फ नॉर्थ इंडियन फॉर्म भरेंगे, बाकी कोई और नहीं भर सकता। ये क्या है? प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव है। समझ रहे हो? तो आप नहीं कर सकते मेरे भाई ये। अब आप कहोगे सर फिर एक बात बताओ कि महिलाओं को एनडीए में एंट्री क्यों नहीं थी? अभी दी गई है, पहले क्यों नहीं थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। एक चीज होती है हमारे देश में जिसे कहा जाता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ध्यान से सुनिएगा, एक चीज है हमारे देश में जिसे कहते हैं बेटा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस।
हमारे देश में अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है और उसके पीछे रीजन है और कोर्ट उस रीजन से अगर सहमत है तो फिर वो अलाउड है। जैसे कि महिलाओं को माइनिंग सर्विसेज अलाउड नहीं है, महिलाएं माइंस में नहीं जा सकती। अब आप पूछोगे क्यों? उसके पीछे रीजन होता है, क्योंकि माइंस के अंदर मीथेन गैस होती है और महिलाएं अगर मीथेन गैस से एक्सपोज हो जाएं तो बेटा उनको इनफर्टिलिटी हो सकती है, इस वजह से मना है। तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। जैसे महिलाओं को बेटा बॉर्डर के करीब फॉरवर्ड पोस्ट पे पोस्टिंग नहीं मिलती है, क्यों? क्योंकि फिजिकल एंड्योरेंस का रीजन है, फिजिकल एंड्योरेंस के वजह से नहीं अलाउड है। तो अगर आप रीजन देते हैं तो रीजन पे तो अलाउड है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन अगर रीजनेबल नहीं है, और रीजनेबल है या नहीं है, वाजिब है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? भैया ये तो कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि भैया जो आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं क्या वो रीजनेबल इन नेचर है या नहीं है। अगर रीजनेबल है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर रीजनेबल नहीं है तो भैया फिर उस कंडीशन में आपको डांट फटकार लगाई जाएगी। भाई साहब, हमारे देश में एनडीए को लेकर बहुत लंबे समय से लड़ाई चल रही थी कि महिलाओं को एनडीए में एंट्री क्यों नहीं है, और वाकई में गलत था। भाई महिलाओं को एनडीए में क्यों नहीं एंट्री है, क्या रीजन है? कोई रीजन नहीं था, बस ऐसे ही रोक रखा था, कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं था। तो फिर कोर्ट ने आखिरकार भारतीय सेना को आदेश दिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बोला कि भैया महिलाओं की एंट्री अब मैंडेटरी करनी पड़ेगी, आप ऐसे नहीं रोक सकते महिलाओं को। भाई क्यों रोकें हम? तो ये है बेटा राइट टू इक्वालिटी का आर्टिकल 15 कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति से उसके धर्म, जाति, रंग, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। और अगर कोई भेदभाव कर रहा है तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं भाई साहब, खट 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 दरवाजा खटखटा सकते हैं कि भाई साहब मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगी, बचाएगी आपके फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 कहता है, अब ये देखो ये भी बड़ा शानदार है। आर्टिकल 16 में कहा गया है मेरे बच्चों, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ध्यान से सुनिएगा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। बेटा इक्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ध्यान से सुनिएगा भाई, सरकारी नौकरी में हर व्यक्ति को बराबरी का मौका मिलेगा। भाई सरकारी नौकरी में हर व्यक्ति को बराबरी का मौका मिलेगा। समझे बेटा? अब इसका मतलब क्या है देखो, लेकिन हमारे यहाँ मौका मिलता कहाँ है बराबर, समझो बेटा। तुम लोग भारत में कहाँ कहाँ रहते हो, जरा आप लोग जहां से पढ़ रहे हो बेटा एक बार मुझे शहर का नाम लिख के देना। आप लोग कौन कौन सा शहर से पढ़ रहे हो जरा जल्दी बताना। आप लोग रहते हो भारत के बड़े शहरों में, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, जयपुर, पटना, कलकत्ता, बॉम्बे, हैदराबाद, ये वो सब कुछ आप लोग रहते हो भारत के बड़े शहरों में। आपके पास स्कूल हैं, आपके पास कॉलेज हैं, आपके पास किताबें हैं, आपके पास वाईफाई है, आपके पास एम्बाइब है, आपके पास सब कुछ है बेटा। उन बच्चों के बारे में सोचो जो अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। उन बच्चों के बारे में सोचो जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के दूर दराज के आइलैंड पर रहते हैं, ना जहाँ किताबें हैं, ना बेटा वहाँ स्कूल है, ना कॉलेज है, ना मोबाइल है, ना इंटरनेट है, ना एम्बाइब है, ना मैं हूं, कुछ नहीं। अब बेटा हमारी और तुम्हारे उस बच्चे की अपॉर्चुनिटी बराबर कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। तो तुम्हारे 10 नंबर और उनके 5 नंबर, भैया तुम्हारे 10 और उनके 5 बराबर, रिजर्वेशन दिया जाएगा। भाई तुम्हारे 10 नंबर और उनके 5 नंबर बराबर हो गए। नारायण, बेटा बिल्कुल सही बात है, लेकिन नारायण तुम्हारे पास इंटरनेट एक्सेस है। जरा सोचो ना, वो बहुत दूर दराज की जो इंटीरियर क्षेत्रों में बच्चे रह रहे हैं उनके पास कुछ नहीं है बेटा। तो रिजर्वेशन दिया जाएगा, तुम्हारे 10 और उनके 5 बराबर कर दिए जाएंगे, अपॉर्चुनिटी बराबर हो जाएगी। लेकिन सरकार ने तो ये कानून निकाला
लेकिन अब होता क्या है बच्चों की, इसका गलत फायदा भी उठाने लगे लोग। क्योंकि जो लोग बहुत सारे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अंडमान, लक्षद्वीप में रहते थे, वो अब भारत के बड़े बड़े शहरों में रहने लग गए। अब उनके पास स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, किताबें भी हैं, एम्बाइब भी है, इंटरनेट भी है, सब कुछ है। लेकिन भाई साहब वो उसका तब भी फायदा उठा रहे हैं। समझो बेटा, सरकार जब कानून बनाती है तो कानून जनरल बनाया जाता है। मतलब कानून बनाने के पीछे रीजन ये होता है कि 100 में से 60 लोगों को कानून का फायदा होना चाहिए। अब अगर 40 बेटा कानून का फायदा उठा रहे हैं तो आप उस मामले में कुछ नहीं कर सकते। अगर 100 में से 60 को फायदा होना चाहिए, 40 फायदा उठा रहे हैं, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते बेटा। गेहूं के साथ घुन तो पिसेगा। आप देखो किरणजीत, तुम समझो बेटा, किरणजीत कहाँ रहती हो बेटा? तुम रहती हो चंडीगढ़ में, बहुत अच्छा। तुम्हारा सीडीएस का फॉर्म में अभी पैसा दिया तुमने? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया बताओ? मतलब भारत सरकार ने उन महिलाओं के लिए फॉर्म फ्री किया था। हमारे देश में कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके बाप, जिनके भाई, जिनके पति ऐसे हैं कि वो उनको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे। अब महिलाओं ने कहा हम पेपर देंगे, तो उनके बाप ने, उनके भाई ने, उनके पति ने कहा कि हम पैसा ही नहीं देंगे, तुम फॉर्म कहाँ से भरोगी? भारत सरकार ने महिलाओं के लिए फॉर्म फ्री कर दिया। तो ये बेटा फॉर्म उन महिलाओं के लिए फ्री किया दिया था जो शोषण का शिकार थी। लेकिन फायदा तो बेटा तुम भी उठा रही हो। अब किरण जी, तुम्हें भी फॉर्म का पैसा नहीं देना पड़ेगा कि तुम सक्षम हो। उम्मीद करता हूं मैं कि तुम 100 रुपए दे सकती हो बेटा। अब सरकार एक एक व्यक्ति के पास तो जाएगी नहीं कि हाँ भैया तुम्हारे ऊपर शोषण का शिकार हो रहा है तो यस दबाइए, शोषण का शिकार नहीं है तो नो दबाइए। ऐसा तो सरकार कर नहीं सकती भाई। सरकार ने एक कानून बनाया है। सरकार जो कानून बनाती है वो जनरलाइज लॉ होता है। और जनरलाइज लॉ में क्या होता है कि भैया कुछ को फायदा होता है, कुछ फायदा उठा लेते हैं। मुझे ही बहुत बुरा लगता है। शायद अगर ना हुआ होता तो आज मैं कहीं और बैठा होता लाइफ में। क्योंकि बेटा शायद हमारे से एक ऐसा इंसान भी है हमारे साथ में जो तुमसे शायद 300 नंबर कम पाकर भी आज बहुत बड़े पद पर बैठे हुए हैं। लेकिन हम उसके बाद भी नहीं बैठे हैं। तो ये होता रहता है बेटा, ये चलता रहता है। तो आपको रिजर्वेशन से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि रिजर्वेशन एक ऐसी चीज है कि इंसान को भरते समय खुद ये एहसास होना चाहिए कि क्या वो रिजर्वेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपको खुद एहसास होना चाहिए भरते समय। आपको खुद से पूछना चाहिए कि क्या वाकई में मेरी अपॉर्चुनिटीज दूसरों के बराबर थी या नहीं थी। और आप फिर सोचिए और फिर भरिए रिजर्वेशन। बस सिंपल मैं यही कहूंगा। तो आपको खुद सोचना चाहिए। हालांकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में खुलेआम कहा था कि जिस दिन इस देश में शेड्यूल कास्ट राष्ट्रपति बन जाए उस दिन देश में आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। हमारे देश में पहले शेड्यूल कास्ट राष्ट्रपति बने डॉक्टर के आर नारायणन साहब 1997 में। मतलब आज से 27 साल पहले ही इस देश में शेड्यूल कास्ट राष्ट्रपति बन चुके हैं। लेकिन क्योंकि अब आरक्षण जो है ना बेटा वो वोट बैंक की राजनीति है, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट आर्टिकल 17। नेक्स्ट, और मैं इन टॉपिक से दूर रहता हूं। नेक्स्ट आर्टिकल 17 कहता है बेटा एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। भाई देखो ये तो बहुत ही गंदी चीज है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत। भाई देखो आप छुआछूत नहीं कर सकते, बहुत गलत बात। और अगर आप में से कोई भी बच्चा अगर इसका पालन करता है तो मैं खुद कहूंगा बेटा कि उसको सीडीएस जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब यार ये तो मतलब अनडाउटेडली बहुत ही घटिया चीज है। लेकिन हमारे देश में आज भी धड़ल्ले से पालन होता है। भाई हमारे देश में लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, लेकिन इंसान को इंसान का हक देने से अभी तक तैयार नहीं है कि हम तुम्हें नहीं छुएंगे क्योंकि तुम छोटी जाति के हो। बताओ भाई, इंसान को इंसान का हक इंसान देने को तैयार नहीं है, लेकिन उसे आरक्षण से शिकायत है। इंसान को इंसान का हक तो दो बेटा। हमारे देश में भाई साहब इतनी हिपोक्रेसी है ना
कि लोग कुत्ते को लेकर के कंबल में सो जाएंगे, दिन भर उसका मुंह चाटेंगे, लेकिन भाई साहब दूसरे इंसान को छूने से इंसान को आपत्ति है, क्योंकि तुम छोटी जाति के हो। यार बनाने वाले ने कोई भेदभाव नहीं किया, तो हम और तुम कौन होते हैं भाई करने वाले? या तो भैया भगवान ने किया होता। भाई जनरल को फिर 3 आंख होती, एक यहाँ भी होनी चाहिए थी। हम जनरल है, मेरे पास 4 हाथ होने चाहिए थे भाई साहब, 3, ठीक है ना? 4 हाथ होने चाहिए थे मेरे, 3 आंखें होनी चाहिए थी भाई साहब, 4 पैर होने चाहिए हमारे। तो जब बनाने वाले ने भेदभाव नहीं किया यार, तो हुआ भी। लेकिन हम हमारे देश में आज भी हो रहा है, और लोग बड़े गर्व से करते हैं कि भाई साहब हम तो ऊंची जाति के, उसी में खुश हैं वो। हमें ये नहीं समझ में आता है, ये लोग इसी में खुश हैं कि हम ऊंची जाति के हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट। तो भैया इसे तो बंद होना चाहिए। नेक्स्ट आता है, हालांकि जो आज की जनरेशन है वो काफी सुधर गई इस मामले में। आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 कहता है मेरे बच्चों, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ये देखिए, ये भी इक्वालिटी का बहुत बड़ा लेसन है, समझो। हमारे देश में, आप कभी गांव में जाइए भाई साहब, गांव में आप देखेंगे ना, लोगों के भाई साहब तमाम टाइप की उपाधियां हैं। अंग्रेज जो थे ना हमारे देश में, लोगों को उपाधियां दे गए थे, जमींदार साहब, लॉर्ड साहब, राय बहादुर साहब, लंबरदार जी, फलाना जी, ढिमका जी, है ना। हमारे देश में भाई साहब लोग जो है एक से एक लंबी चौड़ी उपाधियां लगाते हैं। जी उपाधियां अपने नाम के आगे प्रीफिक्स, गांव में जाइए, घर के आगे गेट पे लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल सूर्यवंशी ठाकुर जमींदार उदय प्रताप सिंह। तो नाम है उनका उदय प्रताप सिंह, लेकिन पीछे जो है इतना लंबा चौड़ा प्रीफिक्स लगा रखा है। नहीं अलाउड है भाई साहब, नहीं अलाउड है। इट इज एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। कोई भारत रत्न थोड़ी ना मिल रखा है जो इतना गर्व से लगा रहे हो भाई। समझ रहे हो? नहीं लगा, लंबरदार जी, हम लंबरदार हैं, हम फलाना है, हम ढिमका है। भाई साहब ये क्या होता है? कुछ नहीं होता है। देयर इज एन एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आप ऐसी उपाधियां अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। शिकायत हो जाए, पकड़े जाने पे 1 साल की सजा भी है, लेकिन वही बात है, हमारे देश में कौन करता है? लेकिन एक्सेप्शन है कुछ, जैसे भैया आप एजुकेशनल टाइटल्स लगा सकते हैं, आप मिलिट्री टाइटल्स लगाइए, गर्व से कहिए, कैप्टन किरणजीत कौर, लेफ्टिनेंट नारायण, विंग कमांडर विशु। समझ रहे हो? ग्रुप कैप्टन प्रशांत। बोलो यार, गर्व से बोलो यार, ये लगा सकते हो। तुम डॉक्टर हो, डीआर लगाओ, इंजीनियर हो, ईआर लगाओ, ठीक है? डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तुम भाई साहब जो है आर्किटेक्ट हो, एडवोकेट हो, बिल्कुल लगाओ यार, कोई रोक नहीं है। तो एजुकेशनल टाइटल्स आप लगा सकते हैं। आप पीएचडी हैं, गर्व से लगाइए, डॉक्टर, कोई परेशानी नहीं है। आप मिलिट्री टाइटल्स लगाइए, कैप्टन, ब्रिगेडियर जनरल, कर्नल, ये वो, विंग कमांडर, जो भी है लगाइए, क्योंकि ये सम्मानजनक उपाधियां हैं। लेकिन ये लंबरदार जी, राय बहादुर साहब, फलाना जी, ढिमका जी, भैया ये तो नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा, और ये चलना भी नहीं चाहिए। हमें तो लगता है कि हम सबको मिल करके, ये सब बेटा सोशल इवल्स हैं, ये सब सामाजिक बुराइयां हैं, और हम सबको मिल करके इन सामाजिक बुराइयों को रोकना है मेरे बच्चों। इन सामाजिक बुराइयों को हमें रोकना है। तो ये हो गया बेटा हमारा आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17 और 18, राइट टू इक्वालिटी। खत्म। बताओ कैसा लगा तुमको आज सेशन? राइट टू इक्वालिटी पूरा हो गया हमारा। अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर दबाइए। तो आज हमने राइट टू इक्वालिटी आपको पढ़ा दिया, 14, 15, 16, 17 और 18। चलिए अब क्वेश्चन करा लेते हैं फिर से 2-3। द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? जल्दी बताओ। ये भैया जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट है ना, ये कौन से देश से लिया गया है? जल्दी बताओ, फास्ट। हाँ जी।
इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट कहां से लिया गया भाई, जल्दी बताओ। बहुत ही आसान है यार बेटा, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ। हाँ जी। अरे भाई साहब, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। हाँ जी। नेक्स्ट, equality before law also means that no man is above the law in the country. The only exception made in the constitution related to the president and the governor, chief justice, prime minister. There is no exception. जल्दी बताओ, अभी मैंने बताया था आपको। फर्स्ट, इक्वालिटी बिफोर लॉ सबके लिए एक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए एक्सेप्शन है। जल्दी बताओ कौन। बिल्कुल सही है बेटा, शाबाश। अब देखो मजा आ रहा है ना तुम लोग को। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे चीजें अच्छी होती जाएंगी। तीसरा क्वेश्चन, ये मैच द फॉलोइंग है, मैं हट जाता हूँ सामने से। आर्टिकल 14, 15, 16, 17। 17 तो देखो क्या है बेटा, 17 जो है अनटचेबिलिटी है। बिल्कुल सही है। तो देखो यहाँ पर 17 डी के साथ 3 हो जाएगा, तो डी के साथ 3 हो जाएगा। बिल्कुल सही, जल्दी बताओ, शाबाश। बहुत बढ़िया, अभी तो आपको पढ़ाया है पूरा। बहुत अच्छे, शाबाश। इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, तो ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हो गया। अरे यार, 14 में क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो 14 वाला जो हो जाएगा, 14 का, 14 के साथ 2 होगा, मतलब ए के साथ 2 आएगा। हाँ जी। ठीक है, तो भाई साहब ये हमारा फीचर्स हैं, और ये बच्चों हमारी एम्बाइब की ऐप है। इसको जरूर डाउनलोड करिए, और साथ में एम्बाइब की लेंस ऐप। ये एक रिवॉल्यूशनरी ऐप है, अगर अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं की तो मैं जरूर कहूंगा आप लोग एक बार से जरूर डाउनलोड करिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है बेटा। बेटा वो इसलिए नारायण, क्योंकि ये सिर्फ आप लोग के लिए, ये कंसेप्चुअल क्लास थी ना, ये मतलब वाली क्लास नहीं थी। ठीक है, प्रैक्टिस वाली क्लास में फॉन्ट बढ़िया मिलेगा आपको। इस टेलीग्राम के साथ जुड़ो, एम्बाई अचीव डिफेंस सब कुछ मिलेगा। और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, जहाँ व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पर आप सीधे डीआर बॉट के थ्रू हमसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। इन सब का लिंक पड़ा हुआ है कहाँ पर, इन सब का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, एक बार चेकआउट करोगे सब कुछ मिलेगा। बताओ क्लास कैसी रही भाई। अब शाम को 7 बजे आना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करूंगा आज। शाम को 7 बजे जब आओगे तो भाई साहब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, शाम को 7 बजे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे और मजा आएगा। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। नारायण, विशु, प्रशांत, किरणजीत, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सबका क्लास में आने के लिए। राहुल पासवान साहब, बहुत बहुत बढ़िया। एंड दिस इज योर होस्ट कासिफ अंसारी साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मिलते हैं हम लोग शाम को 7 बजे। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद, जय भारत, एंड वंदे मातरम। थैंक यू।